पिछले 7-8 दिनों की बात करें जिसमें बंगाल सरकार के कुछ फैसले हैं, वो फैसले अपने आप आपको ये बतला देंगे कि बंगाल किस गंभीर बीमारी से ग्रसित था। पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। टीएमसी के दफ्तरों में जो छापे पड़े हैं, उन दफ्तरों के छापों में टीएमसी के दफ्तर से आधार कार्ड मिल रहा है, हजारों हजार आधार कार्ड मिल रहा है। उन आधार कार्ड का क्या काम होगा? डिटेक्ट, डिलीट, एबारे डिपोर्ट। अभी हाल फिलहाल जो कुछ बड़ी खबरें आई हैं, 4 नाम किस तरीके से ये लोग लूटा है बंगाल को, आप लोग को पता नहीं है। और शुरू से लग रहा था कि अभिषेक बनर्जी नई सरकार के निशाने पर होंगे। আর অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুন के हिसाब होगा। अभिषेक बनर्जी ने देश के होम मिनिस्टर को जो कुछ कहा, उसके बाद से ऐसा लगता है कि बंगाल की सरकार पिछले 15 साल के हर फाइल को पलटने में इंटरेस्टेड है, जिस फाइल में किसी जमाने में अभिषेक बनर्जी ने इंटरेस्ट ली हो। कोलकाता का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसने एक लिस्ट जारी की है 45 प्रॉपर्टीज की अभिषेक बनर्जी से संबंधित। एक फ्लैट तो अभिषेक बनर्जी और सायोनी घोष के नाम पर है। जी हां, सायोनी घोष के नाम पर। ये कह रही है कि भाई मेरा नहीं है, पता नहीं कौन सी सायोनी घोष है, अब मुझे कैसे पता होगा कौन है। बंगाल का चुनाव जिन 2 लोगों ने या 3 लोगों ने हरवा दिया, उसमें एक आध और नाम शामिल हो सकते हैं टीएमसी की तरफ से, उसमें ये 2 नाम बड़े चर्चे में। वो जहांगीर खान जो मासूम चेहरे के साथ आपके सामने चुनाव के बाद दिख रहा है, चुनाव के पहले का तेवर ऐसा था। फाल्टा का जो पुष्पा था वो रेंगने लगा है, झुकने से मना कर रहा था। काबा और मदीना गा रही थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। दर्शकों, हमने आपसे पहले भी कहा है कि बंगाल का चुनाव केवल चुनाव नहीं था, वो एक सफाई अभियान था। बंगाल में गंदगी ज्यादा हो गई थी, जहां देखो वहां कूड़े का पहाड़। कूड़े का पहाड़ जहां होगा वहां बदबू बहुत होगी। बदबू हटानी है, बदबू से निजात पानी है, इसके लिए आपको उस पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा। चूंकि सालों से जमा हो रहा था तो पहाड़ की शक्ल में आ गया था, उस पहाड़ का टूटना जरूरी था। और पिछले कुछ सालों में बंगाल का प्रशासन, बंगाल की मुख्यमंत्री जिस रास्ते पर थी वो कट्टर इस्लामिक था। वो पूरे राज्य के मिजाज को बदल देने के लिए जैसे काम कर रही थी। ऐसा लगता था कि अगर कभी किसी मंदिर में चली गई या किसी हिंदू रीति रिवाज में भाग ले लिया तो जैसे कोई एहसान कर रही है। इस तरह का बॉडी लैंग्वेज हमेशा कैरी किया ममता बनर्जी ने। अगर आप पिछले 7-8 दिनों की बात करें जिसमें बंगाल सरकार के कुछ फैसले हैं, वो फैसले अपने आप आपको यह बतला देंगे कि बंगाल किस गंभीर बीमारी से ग्रसित था और उस पर काम करना जरूरी था। काम भी इतना तेज कि कोई सरकार चुनकर आती है और सबसे पहली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला होता है कि हम बीएसएफ को जमीन देंगे। आप समझिए कि आप अपने घर को सेफ करने के लिए, कोई कह रहा है कि मालिक इसमें दरवाजा लगवा लीजिए, आप कह रहे नहीं, दरवाजे की कोई जरूरत नहीं। घर वाले परेशान हैं, चोर, उचक्के, बेईमान, डाकू कभी भी घर में घुस रहे हैं, लेकिन घर की मुखिया को इस बात की चिंता ही नहीं है। ऐसा क्या आनंद की प्राप्ति हो रही थी। पहली कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह किया, शुभेंदु सरकार ने, कि भाई हम जो भी फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए होगी बीएसएफ को देंगे। यही नहीं, इसके अलावा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इलाका है वहां की करीब 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को दे दी गई। उस इलाके में जितने हाईवेज हैं, जितने रोड्स हैं, उन सब की निगरानी सीधे केंद्र सरकार को वो जमीन ट्रांसफर कर दी गई। सीए एनआरसी जिसको रोक करके ममता बनर्जी बैठी थी, शुभेंदु अधिकारी ने कहा जो भी दलित है, जो सिख है, वो जो हिंदू है,
वो तो रुकेगा, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो यहां के नहीं है उनको जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। पहले दिन से बंगाल की सरकार उस समस्या पर काम कर रही है जो समस्या अब केवल बंगाल की नहीं है, पूरे देश की है। पॉलिटिकल पार्टियां नहीं मांगती। टीएमसी के दफ्तरों में जो छापे पड़े हैं, उन दफ्तरों के छापों में टीएमसी के दफ्तर से आधार कार्ड मिल रहा है, हजारों हजार आधार कार्ड मिल रहा है। उन आधार कार्ड का क्या काम होगा? अब मैंने ये कहा आपसे कि बंगाल की समस्या पूरे देश की समस्या इसीलिए क्योंकि वो घुसपैठिए जो बंगाल से घुसे वो बंगाल में जो कुछ रुके और बाकी पूरे देश में फैले। यानी बंगाल में अब दरवाजा बंद करके बढ़िया कुटाई का प्रोग्राम है। आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, मतलब आप रहेंगे यहीं। उसके बाद आपकी पहचान की जाएगी, आपको डिलीट किया जाएगा और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीएसएफ को हैंडओवर कर दिया जाएगा कि भाई देखो इनका क्या करना है। अभी हाल फिलहाल जो कुछ बड़ी खबरें आई हैं उनमें एक बड़ी बात आपको लग रहा होगा जिसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं सीधे सीधे 4 लोगों का नाम लूंगा। 4 नाम बता रहा हूं, 4 नाम। किस तरीके से ये लोग लूटा है बंगाल को आप लोग को पता नहीं है। ये लूटने वाला आदमी को 2 कमीशन आज कैबिनेट ने बना दिया, एक में चेयरमैन है। बंगाल का चुनाव और बंगाली चुनाव के दौरान जो कैंपेन था उसमें आपको याद होगा जिसमें बार बार कहा गया बीजेपी की तरफ से कैंपेन की रैलियों में, गानों में, पिसी चोर भाई पोचोर, यह गाना बड़ा हिट हुआ। लोगों ने बार बार यह कहा कि ममता बनर्जी तो ठीक है लेकिन बंगाल को लूटा है अभिषेक बनर्जी ने। सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी पर लोगों का आरोप रहा, तंज रहा कि अभिषेक बनर्जी ने ममता से एक तरह से टीएमसी हथिया ली थी। बहुत बड़े निर्णय टीएमसी के अंदर पार्टी संबंधित, नीति संबंधित अभिषेक बनर्जी लेने लगे थे और शुरू से लग रहा था कि अभिषेक बनर्जी नई सरकार के निशाने पर होंगे क्योंकि जो तौर तरीका अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनाया था। 4 তারিখ ফল ঘোষণা হবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাথে ডিজেও বাজবে, এবার বলে দিয়ে গেলাম। আর অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। चुनाव की गहमागहमी में राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक टिप्पणी करते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी की भाषा जो आपने सुनी वो किसी राजनेता से बढ़कर किसी गुंडे की भाषा थी। राजनेता ऐसे बात नहीं करते हैं, पॉलिटिकल फिगर ऐसे बात नहीं करता है। दूसरा, सीधे सीधे देश के गृह मंत्री को चुनौती देना कि आप 4 मई को 12 बजे के बाद बंगाल में रुककर दिखा देना, यह चुनौती दी गई। इस बात से आपको यह समझ आ जाएगा कि बंगाल की सरकार चल कैसे रही थी, बंगाल की सरकार का मिजाज क्या था और बंगाल को कुछ लोग किस रास्ते पर ले जाना चाहते थे। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको इसी कागज से दिखाई देगा। यह लेटर पैड है मुख्यमंत्री का, यह पुरानी मुख्यमंत्री का लेटर पैड है यानी ममता बनर्जी का, यह मौजूदा मुख्यमंत्री का लेटर पैड है। इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अपने आप ये समझ लो कि कौन सी सरकार किस माइंडसेट के साथ और किस तौर तरीके के साथ किसी राज्य को चला रही होगी, उनका कंडक्ट क्या होगा, उनका तौर तरीका क्या होगा। बंगाल के चुनाव को आप
हम लगातार कह रहे हैं कि केवल चुनाव नहीं था, वो ऐसी लड़ाई थी जहां कोई पॉलिटिकल पार्टी तो आपस में लड़ रही होगी, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार बंगाल के चुनाव पर पैनी नजर बना करके रखी। यह है जहांगीर, नाम है इसका, जहांगीर खान। जब अजय पाल शर्मा ने वहां पर चुनावी नजरिए के दौरान, खोजबीन के दौरान यह कहा कि भाई हम कोई गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, कोई छापाबाजी नहीं होने देंगे, और उस दौरान जो अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल हुआ कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। उसके बाद जहांगीर खान ने कहा था कि तुम सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूं, मैं झुकूंगा नहीं। इनके झुकने झुकाने की कहानी आगे बताएंगे, बाकी ये कितने जरूरी हैं पार्टी के लिए वो भी हम आपको बताएंगे। इसका और अभिषेक बनर्जी का क्या कनेक्शन है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली अभिषेक बनर्जी का ये आदमी राइट हैंड, फाल्टा की विधानसभा से चुनाव लड़ रहा था ये, और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रही है सायोनी घोष। बंगाल का चुनाव जिन 2 लोगों ने या 3 लोगों ने हरवा दिया, उसमें एक आध और नाम शामिल हो सकते हैं टीएमसी की तरफ से, उसमें ये 2 नाम बड़े चर्चे में रहे, जिसमें जहांगीर खान का कहना कि मैं सीआरपीएफ को भी देख लूंगा, एक इशारा कर दूंगा तो, जिसमें इसने सीधे सीधे अजय पाल शर्मा को चुनौती दी, जिसमें इसने सीधे सीधे ये कहा कि जो होगा देख लेंगे, जो आएगा उसको देख लेंगे, 4 तारीख के बाद आ जाना। और दूसरी तरफ ये मैडम जिन्होंने सीधे सीधे कहा कि आंखों में मोदी और दिल में बसे राम। माझी हला कृष्णा ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দे নৌকায় আমি যাব মদিना। क्या लगा आपको, मैंने कुछ गलत बोला? यही तो कह रही थी ना ये कि दिल में बसे मोदी, आंखों में बसे राम। अगर ऐसा नहीं कह रही थी तो आजकल सायोनी घोष कुछ कुछ वैसा ही सोच रही। सायोनी घोष का तौर तरीका जो कुछ चुनावों के दौरान था, अब जो है उसमें आसमान जमीन का अंतर है। सरकार बदलने के बाद एकदम शुभेंदु अधिकारी ने जिस एक आदमी को एकदम हेड ऑन लिया है, एकदम हेड ऑन, वो है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी ने देश के होम मिनिस्टर को जो कुछ कहा, उसके बाद से ऐसा लगता है कि बंगाल की सरकार पिछले 15 साल के हर फाइल को पलटने में इंटरेस्टेड है, जिस फाइल में किसी जमाने में अभिषेक बनर्जी ने इंटरेस्ट ली हो। कोलकाता का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसने एक लिस्ट जारी की है 45 प्रॉपर्टीज की अभिषेक बनर्जी से संबंधित, और ये कल से वायरल है, इंटरनेट पर तूफान मचा हुआ है। लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं कि भाई कोलकाता में अभिषेक बनर्जी की 45 से ज्यादा संपत्तियों में लिस्ट बंगाल सरकार ने जारी कर दी है। लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि इसमें एक फ्लैट तो अभिषेक बनर्जी और सायोनी घोष के नाम पर है। जी हां, सायोनी घोष के नाम पर। अब ये नहीं लोगों को पता है कि क्या ये वही सायोनी घोष हैं जिनके दिल में मोदी, आंखों में बसे राम। अरे मैं बार बार गलत बोल दे रहा हूं, मतलब इनका तो कुछ और मामला है। खैर, इनके दिल में जो गाना उन्होंने गाया था वही है, लेकिन ये जब वायरल हुआ इंटरनेट पर, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि अरे पार्टनरशिप में फ्लैट खरीदा गया है। सायोनी घोष सामने से आई और उन्होंने बताया कि भाई मैं तो बेहद हम्बल बैकग्राउंड से आती हूं, और जो कुछ लोग वायरल कर रहे वो मेरा नहीं है, कोई और सायोनी घोष होगी, मेरा तो बिल्कुल नहीं है। वो कह रही हैं सायोनी घोष सेज नो लिंक टू प्रॉपर्टी टाइड टू टीएमसी अभिषेक बनर्जी, स्टॉप नाउ, विल टेक लीगल एक्शन। सायोनी घोष ने कहा कि ये फर्जी खबरें बनाना दिखाना बंद करिए, नहीं तो केस कर दिया जाएगा। एक ट्विटर हैंडल है जिसने कहा कि लगता है कि किसी ने खबर लीक कर दी है,
सायोनी घोष टीएमसी की सांसद हैं, लंबे समय से छात्र राजनीति से जुड़ी रही हैं। 2015 में एक कार्टूनी विवादित कार्टून उन्होंने मतलब ट्विटर पे पोस्ट कर दिया था, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे उनसे जोड़ा गया। उस वक्त टीएमसी सत्ता में थी तो मामला ज्यादा आगे बढ़ा नहीं। अब बंगाल में सत्ता बदली है, बीजेपी आई है और अचानक सायोनी को याद आया कि वो माफी मांगनी चाहिए। जी हां, सायोनी घोष 2015 के अपने इस वाले पोस्ट के लिए सरकार रहते कभी भी इन्होंने माफी नहीं मांगी, लेकिन अब जब पत्रकार पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं तो तब 22 साल की थी और मेरा ट्विटर हैंडल था, लेकिन मैंने पोस्ट नहीं किया था। यह भी बड़ी अजीब बात है, हमारे आपके ट्विटर हैंडल से कोई दूसरा पोस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन सायोनी जी का ये कहना है कि मेरे ट्विटर हैंडल से किसी ने ये ट्वीट कर दिया था। बाद में जब मुझे पता लगा तो मैंने 2021 में इसको डिलीट भी किया। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि माफी क्यों नहीं मांगी पहले, माफी अब क्यों मांग रही हैं, वही लोग कह रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा अब आपको याद आ रहा है कि आप हिंदू हैं, अब आपको याद आ रहा है कि तब आप 22 साल की थी और आपसे वो गलती हो गई, या आप कह रही हैं कि हमने नहीं किया। ये अचानक वहां सरकार बदलने के बाद आपके सुर क्यों बदल गए? कुछ लोगों को लगता है कि सत्ता क्या बदलता है, ताकत पावर से क्या बदलता है। आपको आज की सायोनी घोष देख रही हैं, जो दिख रही हैं, और जो सायोनी घोष अभी से कुछ दिनों पहले थी। माझी हेला कृष्णा ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দे নৌকায় আমি যাব মদিना। कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। जय श्री राम तो कोई पॉलिटिकल नारा हो नहीं सकता। जी हां, वो जो घमंड था, वो जो बड़बोलापन था, वो सब जमीदोज हो गया है। एकदम शरीफ शराफत का चोला एकदम सामने आ गया है। मैंने नहीं किया, मैं तो जानती नहीं, मेरा तो कोई मतलब नहीं। उनसे पत्रकार ने पूछा कि ये बताओ, ये जहांगीर खान ने अपना नाम वापस क्यों लिया? सी आई थिंक इट इज जहांगीर्स ओन डिसीजन, और ये पार्टी ने भी अपना स्टांस क्लियर किया है कि पार्टी के साथ इसकी कोई कंसल्टेंसी नहीं हुई थी। जहांगीर को शायद लगा होगा कि ही इज नॉट फीलिंग सेफ, और उनके ऊपर भी काफी थ्रेट थे, जिसको लेकर वो कोर्ट भी गए थे कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी। और अगर ये इलेक्शन होता भी तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन तो होता नहीं। तो मुझे लगता है ये सब सोच के व्यक्तिगत तौर से उन्होंने ये डिसीजन लिया है, वो सबसे अच्छा बोल पाएंगे। इंटरनेट पर सायोनी घोष और अभिषेक बनर्जी को लेकर लोगों ने इतनी कहानी शुरू कर दी कि सायोनी को एक ट्विटर पोस्ट करना पड़ा। सायोनी ने सीधा सीधा लिखा, जस्ट सॉ फ्यू फॉरवर्ड्स दैट वन Abhishek Banerjee and Sayoni Ghosh jointly own a property, namely 19D 7 Tank Road, Kolkata 707030, with no mobile number as a contact. I can't say who it is, but it's definitely not the Sayoni Ghosh who started from a humble background with no windfall profits made from politics till date. People simply blessed me and I am grateful. I want my voters to know my assets have been declared on my election affidavit. Check the record. ये कह रही है कि भाई मेरा नहीं है, पता नहीं कि कौन सी सायोनी घोष है, अब मुझे कैसे पता होगा कौन है। मैं तो बेहद हम्बल बैकग्राउंड की हूं, मेरे नाम पर या मेरे पास वही प्रॉपर्टी है जो मेरे इलेक्शन एफिडेविट में है। अपने वोटर्स को संबोधित करते हुए इन्होंने लिखा। अब इस ट्वीट में लिखी गई एक बात, हम्बल बैकग्राउंड, इस पर लोगों ने इनको पकड़ लिया फिर से कि अच्छा आप हम्बल बैकग्राउंड की हैं। एक पुराना टेलीविजन क्लिप है, सायोनी घोष एक जमाने में एक्टर भी रही बंगाली फिल्मों में। हाँ भाई, बंगाली फिल्मों की एक्टर रही हैं। लोग वो पुराना क्लिप चला रहे हैं जिसमें खुद सायोनी घोष कहती पाई जा रही हैं कि मेरे पिताजी जो हैं डॉन हैं। ये कह रही हैं, वही लोग कह रहे हैं कि ये कैसा हम्बल बैकग्राउंड है भाई,
आपने खुद कहा कि मेरे पिताजी डॉन हैं, गले में इतना सोना पहन करके चलते हैं, कभी जादवपुर आइए तो आपको पता लगेगा कि मेरे पिताजी कौन हैं। वही लोग लिख रहे हैं लगातार कि आपने खुद कहा था कि मेरे बाबूजी डॉन हैं, अब आप कह रही हैं कि आप हम्बल बैकग्राउंड वाली हैं। यह कहानी साइनी घोष की। आज फाल्टा में वोटिंग हो रही है, जिस समय हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं, फाल्टा विधानसभा में वोटिंग हो रही है। ये वही विधानसभा है जिस विधानसभा में बीजेपी के कैंडिडेट्स के आगे टेप लगा दिए गए थे। चुनाव आयोग ने इस विधानसभा के बवाल और मैनेजमेंट को देख करके चुनावों को टाल दिया था। आज वहां वोटिंग हो रही है। आप ये समझिए, इस फाल्टा विधानसभा से टीएमसी का उम्मीदवार था जहांगीर खान, जिसको अजय पाल शर्मा ने धमकाया था। बाद में इसने कहा था कि मैं भी पुष्पा हूं, तुम अगर सिंघम हो तो। ये जो पुष्पा है, जो कह रहा है झुकेगा नहीं मैं रेंगेगा, अब ये रेंग रहा है। पहले इसने झुकने से मना किया था, फिर ये रेंगने लगा। इसने कहा कि मैं अपना नाम वापस लेता है। शुभेंदु दा ने फाल्टा विधानसभा को बहुत पैसा देने का वादा किया है, बहुत योजनाएं आएंगी, मैं अपना नाम वापस लेता हूं। जहांगीर खान का भवकाल, जहांगीर खान कैसे वहां चुनाव लड़ता था या लड़ाता था, इसका एक आप सिंपल नमूना देखिए कि वो चुनाव जिसके बारे में टीएमसी ने कहा कि बहुत टाइट है, बहुत टाइट है, ये ठीक उस स्टूडेंट की कहानी है जो आधा पढ़ के गया है और उसकी सारी उम्मीद चीटिंग से है और सेंटर पर चीटिंग हो नहीं रही है, क्योंकि जो मास्टर साहब क्लास में आ गए हैं वो बेहद टाइट हैं, वो हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। जो बच्चा चीटिंग के भरोसे गया है वो बाहर निकल के हर बार यही कहता है कि अरे यार बहुत टाइट था। टाइट था का मतलब यह है कि चोरी नहीं करने दी। पूरी टीएमसी इस चुनाव में यही कहती रही कि आपने अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया है, अर्धसैनिक बलों से डराया जा रहा है। अर्धसैनिक बल किसी को नहीं डरा रहे थे। अर्धसैनिक बल वहां शांति व्यवस्था और सुचारू रूप से मतदान हो सके, बस इसके लिए थे। जो वैलिड वोटर होगा उसको डरने की जरूरत नहीं है, जो चोर होगा उसको डर लगा है, वही डरा है। जहांगीर खान होने का क्या मतलब है, आप ये समझो कि इस तरह के चुनाव में भी, जिसमें टीएमसी के लोग कहते रहे कि आपने बहुत लोगों को तैनात कर दिया है, उस चुनाव में जहांगीर खान की सीट पर जो विरोधी कैंडिडेट हैं उनके नाम के बटन पर टेप मार दिया जाता है। मतलब मतदान केंद्र के अंदर जो लोग बैठे हैं वही मैनेज है। ये डर है, ये खौफ है, या ईमानदारी है, वफादारी है जहांगीर खान के लिए, मुझे नहीं पता। लेकिन आप समझो कि जिस चुनाव के बारे में कहा गया इतना टाइट है, इतना टाइट है, कुछ गलत नहीं हो सकता, उस चुनाव में भी ये हुआ। और फिर जब इलेक्शन कैंसिल किया गया, आज वोटिंग हो रही है, इस आदमी को यह समझ में आ गया कि इसको यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, क्या भाई पुष्पा भाग गया? ताई पुष्पा বলেছিল ঝুঁকেগা नहीं, পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না। আপনাদের শুধু বলবো, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद फाल्टा विधानसभा पर प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने कहा पुष्पा भाग गया है। उन्होंने कहा कि जहांगीर खान को पोलिंग एजेंट तक नहीं मिलने वाला है। वो जहांगीर खान जो मासूम चेहरे के साथ आपके सामने चुनाव के बाद दिख रहा है, चुनाव के पहले का तेवर ऐसा था। তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা दोस्त। टीएमसी में फाल्टा विधानसभा के अंदर डायमंड हार्बर लोकसभा सीट की एक विधानसभा जो फाल्टा की है, उसमें जहांगीर खान होने का मतलब क्या है? जब आप डायमंड हार्बर लोकसभा चुनाव के नतीजे देखेंगे 2024 के, जिससे सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, और विधानसभा वाइज अगर आप मार्जिन देखेंगे अभिषेक बनर्जी का, तो आपको समझ आ जाएगा कि जहांगीर खान टीएमसी में क्या महत्व रखता होगा, या जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के कितना करीब होगा।
जिस जहांगीर खान के बारे में आज भी लोग कहते हैं कि जहांगीर खान लोगों को डरा धमका के वोट ले लिया करता था, अरे समझिए ना भाई, ऐसे टाइट चुनाव में भी वो टेप मार दे रहा है। जहांगीर खान ने 2024 में यह तय किया कि उसकी विधानसभा में अभिषेक बनर्जी मैक्सिमम लीड के साथ जाएगा, और अभिषेक बनर्जी सबसे ज्यादा लीड फाल्टा में ही कर रहे थे। फाल्टा की लीड थी 1,21,000, 7 लाख वोटों से अभिषेक बनर्जी ये चुनाव जीते थे। तमाम विधानसभा जो आप देखोगे, वो चाहे फाल्टा हो, डायमंड हार्बर हो, सतगछिया हो, विष्णुपुर हो, महेश तला हो, बजबज हो, इन सब में जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा फाल्टा की विधानसभा में अभिषेक बनर्जी को सबसे ज्यादा लीड मिली, क्योंकि वो जिम्मा अभिषेक बनर्जी ने जहांगीर खान को दे रखा था। आपको यह समझ में आ गया होगा कि जहांगीर खान होने का मतलब क्या है। बंगाल में सर्जरी हो रही है, और यह सर्जरी चौतरफा है। ये बॉर्डर पर भी है, ये राज्य के अंदर भी है, ये चुनावी तंत्र के अंदर भी होना पड़ेगा। जगह जगह जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो भी देखना पड़ेगा। शहरों के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको भी देखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री खुद सीधा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ये अभिषेक बनर्जी के हिस्से क्या क्या है। अभी जो बंगाल से जुड़ी खबरें आपके पास आ रही हैं, आपने देखा कि सियालदह और हावड़ा जैसे जो बड़े स्टेशन हैं उनके बाहर अतिक्रमण है। पहले ही दिन सरकार ने वो सब साफ कर दिया। टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि आप गरीबों को परेशान कर रहे हैं। काकोली घोष हैं, लोकसभा में टीएमसी की विप हैं। अभी एक सप्ताह पहले इनको विप के पद से हटा दिया गया, लेकिन अचानक खबर यह आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काकोली घोष को वाई कैटेगरी सुरक्षा दे दी। आपको इस बात की गंभीरता समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बंगाल में टीएमसी के सांसद टूटकर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो परेशान मत होइएगा। जो 80-81 विधायक हैं, टीएमसी टूट जाए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि 15 साल में टीएमसी के हिस्से में ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी फाइल हैं जो खोली जानी है। उन सब से बहुत कुछ निकलने वाला है, बहुत कुछ गंदगी निकलने वाली है। और जब गंदगी की सफाई होगी तो वहां जो कीड़े मकोड़े, तिलचट्टे, कॉकरोच हैं, वो उनमें भगदड़ होगी, और ये भगदड़ तय है, ये दिख रहा है। आप ये बताइए कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो एक आवाज पर इधर से उधर हो जाया करती थी, सरकार बदलते ही उसने अभिषेक बनर्जी की लिस्ट जारी कर दी, और लोगों ने सांसद का को सायोनी घोष तक को पकड़ लिया। अब हालांकि खबर आ गई, को कह रहे हैं भाई हमारा है नहीं, हमारा तो मतलब कोई है नहीं, हमारा कोई लेना देना है नहीं। एक राज्य की सरकार ने यह तय किया कि बीएसएफ को जमीन न मिले। ऐसी कौन सी बात थी जिस वजह से यह तय किया गया? सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जानबूझ करके उस पूरे इलाके का डेमोग्राफिकल चेंज कराया गया, जानबूझकर, जबकि वो पूरा इलाका बेहद संवेदनशील है। अब वो सरकार आई है जिसने कहा कि भाई ये सब जो चीजें हैं वो तो सीधे सेंट्रल के अंडर होनी चाहिए। सब उठा के उन्होंने सेंट्रल को दे दिया है। बीएसएफ को बाड़ लगाने के लिए जमीन मिल गई है। और अब जो मैं आपसे कह रहा हूं कि बंगाल के पॉलिटिकल तंत्र का हो रहा है सर्जरी। फाल्टा का जो पुष्पा था वो रेंगने लगा है, झुकने से मना कर रहा था, बोले मैं झुकेगा नहीं लेकिन रेंगेगा, रेंग रहा है। दूसरी तरफ जो काबा और मदीना गा रही थी, वो चुनाव के दौरान ही शायद उनको कुछ समझ में आ गया था, वो अचानक से हनुमान चालीसा भी गाने लगी थी। जय मुखे बोल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कुछ लोगों को लगता है कि सत्ता की जरूरत क्या है, ये बीजेपी वाले सत्ता के पीछे क्यों लगे रहते हैं। सच ये है कि अगर आपके पास पावर नहीं है, अगर आपके पास सत्ता नहीं है, तो फिर आपकी विचारधारा का भी कोई मतलब नहीं है। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।